अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि हमने जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था। इसी क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजा है ना, वैंग वाला, इसी जी। क्वेश्चन का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था जो हमने वीडियो में भी बनाया है, जो आपको माशाल्लाह से समझ भी आ गया होगा। और उसका आंसर यहाँ पे ये है। तो बेसिकली हमने करा इसमें ये था, थोड़ा सा एक रिवीजन भी कर लेते हैं। हमने करा इसमें ये था कि हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही है। हम्म। जी। हमने ये किया था। ठीक है। अब स्टार्ट कैसे होता है? अच्छा, याद इसमें ये रखना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो सर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को कंसिडर करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस को। हम इसमें फिनिश गुड को कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्टार्ट जो इसके तीन चंक होते हैं बेसिकली। एक होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलता है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपके वही दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? भाई, जो पिछले साल का रॉ मटेरियल बच गया उसको मैं फेंक तो नहीं दूंगा या मैं उसको जाया तो नहीं कर दूंगा। वो मैं इसी साल इस्तेमाल करूंगा ना, तो वो मैंने इस साल इस्तेमाल कर लिया। प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, जितनी भी मेरी परचेजेस थी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में मुझे गिवन थी, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है। और इसी तरह करके मेरे पास यहां पर आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 211,700। इसको देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन इस चंक में? नहीं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बात करें? अब हम सारे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे। क्वेश्चन अगर आप देखें ना, क्वेश्चन अगर आप अपने पास खोल भी लो तो क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा, वो कह रहा होगा 2500 मैन्युफैक्चर। सर आपकी आवाज कट रही है। अब सही आ रही है आवाज मेरी? मैं कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन में अगर चेक करें हम्म। तो क्वेश्चन में आपको नजर आएगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है वो ओइंग है आपकी। नजर आ रहा है? जी। ओइंग है ना? हम्म। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या प्रोडक्शन वेजेस। सर फिर कट गया। जी सर कट रही एक सेकंड रुको। अब सही है? है। अब सही। ठीक है। अच्छा सर, ओइंग का यार, हो मतलब सकता हो बताएगा? तुम्हारी। ओइंग का मतलब होता है व्हेन यू ओ समवन, जब आपने किसी को पैसे देने हैं। लेट्स से आपने क्या कहते हैं, आपने किसी को बोला कि यार तुम मेरे लिए काम कर लो, मैं सैलरी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। और आपने सैलरी उसको अभी तक नहीं दी। उस महीने की सैलरी अभी तक आपने पे नहीं की। आपने कहा यार अभी मैं नहीं पे कर सकता, मैं आपको नेक्स्ट मंथ मैं दोनों महीनों की सैलरी आपको एक साथ दे दूंगा। हाँ, अब ये सही। ओइंग है, यानी कि अब आपने अगले महीने उसको उस मंथ की भी देनी पड़ेगी और उसके पिछले महीने की भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपने पे नहीं की थी उसको। तो वो ऐड कर ठीक देंगे है। उसके साथ। ओइंग एक्सपेंसेस होता है वो हमेशा ऐड हो जाता है। ये वाला सवाल था हमारा। ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 2500 आर ओइंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं जिनको मैंने पे करना था, जो मेरे मैन्युफैक्चरर्स थे, ठीक है, जिन्होंने वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया था, जो जो प्रोडक्ट लाइन से डायरेक्टली एसोसिएटेड थे, उनको मैंने 2500 अभी देने थे, उनको मैंने अभी 2500 दिए नहीं थे, तो ये मैं ऐड कर दूंगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस में। फिर वो कह हम्म। रहा था रेंट एंड इंश्योरेंस आर अपोर्शन 50% टू द फैक्ट्री एंड 50% टू द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया कि आधा जो मेरा रेंट था वो मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाल दिया और बाकी का जो रेंट था वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया। फिर वो कह रहे 25,000 ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस रिलेट्स टू फैक्ट्री, यानी कि जो 25,000 है, हमारी टोटल बिल्डिंग मेंटेनेंस कितनी है ये चेक करते हैं। हमारी यहाँ पे टोटल बिल्डिंग मेंटेनेंस है 31,000, यानी कि सर 31,000 में से 25,000 वो मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो वो मेरी फैक्ट्री हम्म। से रिलेटेड है, तो मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालूंगा 25,000 को। अब यहाँ पे देख जी। भी लेंगे अभी हम कि वो डाला हुआ होगा। फिर वो कह रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस। मैंने वीडियो में भी बार बार ये बात बोली थी कि भाई जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो फिनिश गुड से रिलेटेड है, या मार्केटिंग हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है ना, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में नहीं जाते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1400 आर प्रीपेड, यानी कि आपने एडवांस में पे कर दिया। लेट्स से अगले महीने का या अगले साल का आपने एक साथ पे कर दिया। ठीक है।
तो अब मैंने जब अगले महीने की ट्रांजैक्शन अभी कर दी है तो मैं उसको इस महीने में तो इंक्लूड नहीं कर सकता, या इस साल में तो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर सकता जिस साल की मैं बना रहा हूं। तो इसलिए प्रीपेड जो है वो मैं माइनस कर दूंगा। प्रीपेड का मतलब सही। होता है पेड इन एडवांस, लेकिन हम्म। प्रीपेड क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंसेस है तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फिर वो यही कह रहा है ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग कॉस्टिंग 5000 हैड बीन परचेज्ड बाय चेक, नो एंट्री हैव बीन मेड इन द बुक्स। ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग जो है वो आपने परचेज किए थे 5000 के और कोई एंट्री नहीं बनाई थी, तो सिंपल है जो उसकी कॉस्ट होगी उसमें 5000 में ऐड कर दूंगा। फिर बाकी यही सब दिया हुआ है और वो यहाँ पे उसने मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया हुआ है और बेड डेट भी उसने यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। इसमें देख लो क्वेश्चन में तुम्हें कोई मुश्किल चीज लग रही है, जो चीज समझ ना आ रही है उसको अच्छे से देख लो एक बार। अच्छा सर, मुझे एक दफा वो पैटर्न बता दें कि ऐड किसको करना है, किसको माइनस करेंगे सारी मैं वैल्यूज बता में। देता हूँ, देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया ना आपके पास, कॉस्ट ऑफ जी। रॉ मटेरियल कंज्यूम। जैसे मैंने ये सब किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसके बाद जी। मैं इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो मेरी फैक्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ना एक्सपेंसेस, मैं सब वो ऐड कर दूंगा। जैसे कि सही। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अब मुझे बताओ, जो लेबर है अगर मैं उसको लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, अब जो लेबर है मेरा, अगर मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, हम्म। तो वो काम करेगा? नहीं। जो लेबर है जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैं उसको वो काम करेगा? वो नहीं काम करेगा। ऐसे ही है ना? तो मेरी जी। प्रोडक्शन होगी? नहीं। नहीं होगी। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारे फैक्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब वो कह रहा था इसमें कि 2500 ओइंग है, उनको मैंने 2500 देना है, तो मैं क्या करूंगा, 1,02,000 प्लस 2500, तो मेरे पास आ जाएगा 1,04,500। फिर वो कह रहे डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस 8800। ठीक है, ये हमें जैसे गिवन थे मैंने वैसे ही कर दिए। तो मैं हम्म। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करूंगा, ये जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकाली है, और इसमें से मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दूंगा इन दोनों को। ये तीन जी। ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट सही। कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। अगला स्टेप है सही। मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड्स वो हम्म। हमारे एक्सपेंसेस होते हैं विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि वो हम्म। एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मतलब इनका कोई हमारे प्रोडक्ट से ताल्लुक नहीं होता। कोई ऐसे नहीं होता कि यार अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा या मेरी प्रोडक्ट लाइन रुक जाएगी, नहीं। ये इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, इनडायरेक्टली सही। रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले है फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरी। अब मैनेजमेंट सैलरी है यार, मैनेजमेंट का क्या ताल्लुक आपकी प्रोडक्शन से? वो तो मैनेजर है ना, उसको तो सुपरवाइज करना है, उसको तो देखना हम्म। है कि लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर है बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस का क्या ताल्लुक तुम्हारी मशीन प्रोडक्शन लाइन से, तुम्हारी प्रोडक्ट से? वो तो तुमने पे करनी ही करनी है, ऐसे ही है ना? जी। फिर रेंट है, रेंट भी तुम पे करोगे। इंश्योरेंस है, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी, चाहे तुम प्रोड्यूस करो या ना करो, हर महीने की इंश्योरेंस तो तुम्हें देनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन हम्म। है, क्या मशीन डेप्रिशिएट होना रुक जाएगी अगर तुम उसको इस्तेमाल नहीं करोगी? तो क्या वो डेप्रिशिएट होना रुक जाएगी? नहीं। डेप्रिशिएट तो होगी ना, क्योंकि वेयर एंड टेयर हो जाता है। इसकी मैं सबसे जी। बेस्ट एग्जांपल होती है मोबाइल फोन। समझना है ना डेप्रिसिएशन है क्या? इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन। कि भाई मोबाइल फोन अगर मैं आज खरीद रहा हूं तो यकीन मानो जब उसका कहते हैं ना वो डब्बा खुल गया तो वो सेकंड हैंड हो गया। हम्म। आपने एक बार डब्बा खोल दिया तो फिर सेकंड हैंड हो गया। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन भाई। कि एक चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक चीज आपने इस्तेमाल कर ली तो अब वो खत्म, अब आप उसको फर्स्ट हैंड में नहीं बेच सकते। अब मैंने 10 साल के लिए एक मशीनरी इस्तेमाल कर ली तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू अब कम हो जाएगी। चाहे मैं इसको इस्तेमाल करूं लेकिन वो मेरी फैक्ट्री में तो लगी हुई है ना, मतलब मैं उससे हम्म। प्रोडक्शन तो करता था। ठीक है, तो इसका कोई प्रोडक्ट से हमारा ताल्लुक नहीं होता डेप्रिसिएशन का, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैं ऐड कर दूंगा मैं प्राइम कॉस्ट, तो मेरे पास आ जाएगी अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो ये 4,25,900 है। 4,25,900 सही। हमारी अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करूंगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 4,25,900 प्लस 23,000 माइनस 18,100। सही। तो मेरे पास आ जाएगी 4,30,800 जो हमारी फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे जी। बढ़ू। अब हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यार हमें सिर्फ चाहिए होते हैं क्या कहते हैं, फिनिश गुड। ठीक है, अब हमें वर्क इन प्रोग्रेस नहीं चाहिए होगा, हमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होगा, हम सिर्फ हमारा ताल्लुक होगा फिनिश गुड से, जो हमारी फिनिश्ड इन्वेंट्री है उससे हमारा ताल्लुक होगा।
तो चलो इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, पहले तो मैं इसको जूम कर दूं। नजर आ रहा है? जी। अब यहाँ पे वो देखो, हमें सबसे पहले अब अच्छा पता है एक चीज समझने के लिए कि सर क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन सी होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री कौन सी होती है, तो वो मैं बता देता हूँ, वो मैं समझा देता हूँ। जो आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, और हम्म जो बुक्स में ये बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट होते हैं वो ईयर एंड पे होते हैं। तो यानी कि वो कह रहे हैं इसने एक्सट्रैक्ट किए 30 अप्रैल 2017 को, तो यानी कि मेरा साल खत्म हो रहा है 30 अप्रैल 2017 को। मेरा इसका साल जो खत्म हो रहा है वो 30 अप्रैल 2017 को खत्म हो रहा है। तो शुरू कब हो रहा होगा? फर्स्ट में 2016। आप चाहो तो आप उंगलियों पे चेक भी कर सकते हो करके, लेकिन ये एग्जामिनर दे रहा है तो ये गलत तो नहीं देगा। फिर भी आप जी। चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 12 महीने हो गए। हम्म ऐसे ही ना, फर्स्ट मई 2016 हमारा स्टार्ट ऑफ द ईयर होगा, और क्लोजिंग जो हमारा ईयर होगा वो होगा 30 अप्रैल 2017। जब भी आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, आप एंड ऑफ द ईयर के लिए बनाते हो, आप स्टार्ट ऑफ द ईयर में नहीं बनाते। जितनी भी आपकी हम्म ट्रांजेक्शन हुई होती हैं फॉर एंड ऑफ द ईयर, आप उसके लिए बनाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन्वेंट्री दे दिया है, फिर इसने एक दिया हुआ परचेजेस ऑफ फिनिश गुड, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड भी जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे वो कह रहे हैं फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज, ये नहीं जाना चाहिए। बिल्डिंग मेंटेनेंस जाएगा, लेकिन इसमें से 25,000 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि 25,000 तो मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड था, सिक्स राइट? थाउजेंड जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं 25,000 इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरा बनना बचना चाहिए 6,000, बिल्कुल। फिर वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज, ये जाएंगी, बिल्कुल जाएगी, रेवेन्यू भी आपका जाएगा। अच्छा, एक हम्म फर्क आपने यहाँ पे एक और समझना है, रेंट वर्सेस रेंट रिसीवेबल। जो रेंट है वो आपका एक्सपेंस होता है, और जो रेंट रिसीवेबल होता है वो आपकी अदर इनकम होती है। रेंट जी। आपका एक्सपेंस होता है, रेंट रिसीवेबल आपकी अदर इनकम होती है। इंश्योरेंस भी मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन हम्म इंश्योरेंस जो है वो मैं सिर्फ आधी डालूंगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 50% सिर्फ आपने डालनी है। तो इसका जैसे नीचे आपने सवाल में देखा था कि 50% हम्म रिलेट्स टू फैक्ट्री एंड 50% रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो 50% जो है वो उसमें चली जाएगी। फिर वो कह रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हमारी इनकम अच्छा स्टेटमेंट सर, से रेंट रिलेटेड होता है, रिसीवेबल क्योंकि आएगा इसमें? रेंट रिसीवेबल बिल्कुल आएगा। रेंट रिसीवेबल तो आपकी उसमें जाएगा ना, अदर इनकम में। हाँ। रेंट जो है वो एक्सपेंस में जाएगा, रेंट रिसीवेबल आपकी अदर इनकम में जाएगा। फिर सर। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस भी जाने चाहिए। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो भी आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है ना, फिर उसके हम्म मैन्युफैक्चरिंग से तो रिलेटेड है नहीं। फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन नहीं जाएगी, ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग की जाएगी, क्योंकि ये ऑफिस हम्म से रिलेटेड है। ऑफिस से रिलेटेड है तो ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, प्रोविजन। क्लियर है? जी। जी सर। जी। देता हूँ। ठीक है जी। अब हम एंडेड 30 अप्रैल 2017, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। यहाँ पे लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट और ये ये आप इसको रिव्यू भी कर सकते हो। ईयर एंडेड 30, क्या ख्याल है? सर आवाज कट रही है, फिर से बोलेगा? मैं कह रहा हूँ एक ऑनलाइन में एक फायदा ये होता है कि आप बाद में इसको रिव्यू भी कर सकते हो। हाँ। करते हैं रिव्यू आप? अभी तो सर एक दिन ही हुआ है, अभी तो नहीं किया मैंने, आगे करूंगा इंशाल्लाह।
अब वही होता है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो भाई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगी इनकम स्टेटमेंट आपकी। यहाँ पे 2 कॉलम आप बना देंगे। टाइम कम है ना यार हमारे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। 3 महीने है ना सिर्फ आपके पास, आपने मई जून में देना है। जी। अब मेहनत पूरी करेंगे तो यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार, अच्छा ग्रेड आ जाएगा बिल्कुल। स्टार्ट यहीं से करते हैं हम, सेल्स से। मुझे बता सकते हो तुम, रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी है आपकी? 755,000। 755,000। फिर वो अब हमने जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो जो जो वही फॉर्मेट होगा, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, यहां से मैं फिर क्लियर कर दूं, हम्म। हम रॉ मटेरियल नहीं लेंगे क्योंकि अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, अब हम फिनिश गुड की इन्वेंट्री लेंगे। 30। ओपनिंग वर्क इन इन्वेंट्री, प्रोग्रेस लेंगे इसमें? नहीं वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं लेंगे, वो भी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, फिनिश गुड आपका इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड थर्टी 37,000। 7,000। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने वहां से कैलकुलेट की थी बेटा, वो कितनी आ रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन सी सर? जो अभी हम, यार जो अभी हमने बनाई थी ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इससे तो पहले सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था ना, हाँ। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ रही थी ना 430,800। अच्छा। वो हमने इनकम स्टेटमेंट के लिए ही बनाया था ना, कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, अब हम इसको आगे इनकम स्टेटमेंट में अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक सेकेंड। क्या बोल रहे हैं, बोले बोले। तो ये सर, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ये परचेजेस वगैरह इंक्लूडेड है इसमें? हाँ तो परचेजेस तो इंक्लूडेड है ना, मैंने अभी तो उसमें परचेजेस डाली है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का यही तो मकसद है, ये अच्छा। परचेजेस नहीं डाली मैंने। आपने वीडियो देखी तो है, ये देखे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये डाला तो है, इसमें इंक्लूड किया हुआ तो है। अच्छा, ये इसमें मेरी कैरेज टोटल इनवर्स भी कॉस्ट ऑफ चले गया? प्रोडक्शन है। बस सिर्फ सब ओपनिंग और चला गया क्लोजिंग ना, इन्वेंट्री है? सब चला गया है। अब मुझे ओपनिंग, हाँ अब मुझे इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री सिर्फ देखनी है और कुछ भी नहीं करना, कैरेज इन्वर्स भी चला गया बिल्कुल। सही सही। वो बनाने का मेरा मकसद ही है ना कि मुझे पता चल सके कि यार मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, जो मैं हम्म। प्रोड्यूस कर रहा हूं, अब मुझे उसकी कॉस्ट खुद कैलकुलेट करनी है। अक्सर तो ऐसे होता है कि एग्जामिनर आपको बता देता है, सोल ट्रेडर होता है ना, तो उसमें एग्जामिनर हम्म। आपको वैल्यू दे देता है। इसमें अब मैन्युफैक्चरर है तो वो खुद कैलकुलेट कर रहा है, तो हमने खुद कैलकुलेट कर ली, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसने एडिशनल फिक्स फिनिश गुड भी परचेज किए हैं। ये देखो, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि उसने एडिशनल परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये भी तो जाना चाहिए था सर, हम्म। परचेजेस ऑफ फिनिश गुड। ये भी जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? क्योंकि फिनिश गुड तो परचेज हो रहे हैं ना, और फिनिश गुड जो भी मेरा फिनिश्ड आइटम होगा उसकी सारी चीजें मैं इनकम स्टेटमेंट में डालूंगा। तो परचेजेस ऑफ फिनिश गुड हो रही है तो ये भी मेरी परचेजेस में जाएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख सही। देता हूँ परचेजेस ऑफ फिनिश्ड, एक सेकेंड, इसको नीचे कर देते हैं, ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितनी है वैल्यू? Purchases of finished goods, एक सेकेंड, 135,000। अब इन तीनों को ऐड करते हैं। अच्छा मैं भी एक गैस मारता हूँ, आप कैलकुलेटर से चेक करना। मैं भी एक गैस करता हूँ। ये आना चाहिए आपके पास 602,800, इन सबको ऐड करके? इन तीनों को। सही। क्या आ रहा है सर आपका? मेरा आ रहा है 602,800।
602,800 सही। अब इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें 602,800 में से 41,500, तो फिर मेरे ख्याल से, मैं एक सेकंड में बताता हूँ पहले। जब ये माइनस करोगे आप 41,500, तो ये हो जाएगा 561,300। जी बिल्कुल। 561,300, ठीक है। ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई इनकम स्टेटमेंट वाली। अब हम्म, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी मैं भी बता दूं, 755,000 माइनस 56130 आपके पास आना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। यह आ जाएगा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, हाँ ठीक है। यह आएगा 193,700। सही। 193,700। सब प्रैक्टिस का कमाल है भाई। अब इसमें जो है हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं, अदर इनकम। एक अदर इनकम तो मुझे वैसे ही नजर आ गई, रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जरा कैलकुलेट करो बेटा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जल्दी से जरा करो कैलकुलेट। प्रोविजन फॉर वो जो डाउटफुल डेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला था। नहीं नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड। न्यू माइनस ओल्ड जो हम करते थे, और उसमें से अगर ज्यादा आ रहा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो हम बोलते थे कि यार इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है, और अगर कम आ रहा होता है तो डिक्रीज इन प्रोविजन हो रहा होता है। जो ट्रेड रिसीवेबल पे हम परसेंटेज लगाते थे, क्वेश्चन खोल के देखो ना एक बार, आप क्या कर रहे हो। सर समझ मुझे याद याद आया नहीं आ कुछ? रहा। यार मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं आपके? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 63,100। 63,000। अब आप कैलकुलेटर अपने सामने रखना। सिक्सटी थ्री जी। थाउजेंड वन हंड्रेड है, जिसमें से बेड डेट कितना है? नीचे बैड डेट। एडजस्टमेंट्स में चेक करो ना, एडजस्टमेंट्स में चेक करो। सर किधर लिखा कितना है है? बेड डेट? यार ये देखो ना, क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करो। क्या हुआ यार, खाना वाना नहीं खाया? ये देखो, अ डेट ऑफ 3100 वॉज कंसिडर इररिकवरेबल। ये मैं बार बार बताता तो जाता हूँ कि अगर लिखा हो कि यार कोई फला फला डेट है जो इररिकवरेबल है, उसको बैड डेट कंसिडर किया जाता है। भूल गए? अच्छा ये लिखा हुआ। तो ये माइनस करेंगे ना बेटा आप अपने हम्म, ट्रेड रिसीवेबल में से बेड डेट माइनस कर दें, और उसके बाद 5% अप्लाई करें, तो आपको नई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चल जाएगी। करें जरा। 63,100 -3100 मल्टीप्लाई बाय 5%। 3,000। 3000 आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरा नया प्रोविजन है, ये मेरा नया प्रोविजन है। मैं ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ और देखता हूँ मेरा पुराना प्रोविजन कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3500, और अब मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया 3000। तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। कितने से? 500। 500 से। मुझे इसकी वर्किंग यहाँ पे शो करने की जरूरत है? नहीं। नहीं ना, समझ आ गया ना आपको, याद आ गया अब। हम्म, सर ठीक एक है, दफा अब मुझे मैं फिर इन, ही कॉल करवा देगा, मुझे सही से मतलब याद नहीं आ रहा है। चलो मैं करवा दूंगा। ठीक है, 3300 प्लस 500, थर्टी हम्म, एट हंड्रेड 3800 आ गया।
ठीक है, जी। अब ये मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करता हूँ, मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करता हूँ, जितनी भी मेरी अदर इनकम होती है। अब मैं सारे अपने एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, जो मेरे किससे रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। हम्म। ऐसे ही है ना। तो सबसे जी। बेस्ट तरीका होता है कि सबसे पहले सर हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है ना, हम सबसे हम्म। पहले वो कर लेते हैं, ताकि वो हल हो जाएंगी ना, तो फिर ऊपर तो हम देख लेंगे आराम से, वो हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए? नहीं। नहीं सर, तो ये तो नहीं जाएगा सर। रेंट और इंश्योरेंस जो है वो कह रहे हैं 50% रिलेट करता है आपकी फैक्ट्री से और 50% रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो क्या मुझे 50% जो है वो मुझे इनकम स्टेटमेंट में डालना चाहिए? हाँ। बिल्कुल सर डालना चाहिए, तो रेंट और इंश्योरेंस दोनों डाल देते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि रेंट की वैल्यू कितनी है और इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है। पहले तो मुझे रेंट की रेंट बताएं, ट्वेंटी फोर कितनी जानी थाउजेंड है चाहिए? तो 12,000 हो जाएगा। बिल्कुल इंश्योरेंस बिल्कुल 9,800 है तो 4,900 हो जाएगा। बिल्कुल। इंश्योरेंस तो कितना हो जाएगा, 4900। जी। बिल्कुल। चले आगे चलते हैं। फिर वो कह रहे हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ 25,000 रिलेट्स टू फैक्ट्री, यानी कि जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है आपकी, जो 25,000 है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो जो सर जो 6,000 होगी, वो मेंटेनेंस जो है आपकी कहाँ पे चली जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस चली जाएगी। ठीक है, जी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डिंग MEIN मेंटेनेंस 6,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री क्या है भाई। यहाँ पे वो कह रहा है ऑफिस फिक्सचर्स एंड फिटिंग कॉस्टिंग 5,000 हैड बीन परचेज बाय चेक, यानी कि मैंने और एडिशनल फिक्सचर्स एंड फिटिंग खरीदे, मेरी फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी है, 18,000। 18,000 में मैं 5,000 ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 23,000। 23,000। ठीक है, और वो कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करने, स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि मैं डायरेक्ट कॉस्ट पे अप्लाई करूंगा। 23,000 पे आप 10% अप्लाई करेंगे तो 2300 आना चाहिए। जी। ठीक है, तो 2300 जो है वो मेरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन ऑफिस फिक्सचर एंड फिटिंग 2300। अब हम आगे चलते हैं सर। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1400 वर प्रीपेड पेड इन एडवांस। सेलिंग एक्सपेंसेस सर मेरे कितने थे, ऊपर से देख लेते हैं। सर सेलिंग एक्सपेंसेस थे मेरे 18,500। 18,500 जैसे हम माइनस कर देंगे 1400, 1,400। तो सर सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे पास आ जाने चाहिए 17,100 मेरे ख्याल से। जी। जी। आपकी है ऐसी मैथ्स? अभी तक तो आप बिना कैलकुलेटर के कर सकते हैं? मतलब टाइम लगेगा लेकिन कर लूंगा। कर तो लेंगे। हाँ, सही बात है। आगे वो कह रहे हैं सर बेड डेट है 3,100 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो सर हमने हैंडल कर लिया, तो यहाँ पे बेड डेट डाल देते हैं 3,100। ठीक है सर। हम्म। सर अब आगे चलते हैं। आगे जो है पहले एक काम ये करते हैं सर, इनकी हेडिंग भी डाल देते हैं कि भाई ये हमारी सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग है। फिर ये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में हमने अदर एक्सपेंसेस ऐड करे। फिर इसके बाद हमने इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम आगे माइनस कर रहे हैं। और सर हमारे पास बेड डेट के अलावा जो है वो है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपको नजर आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग अदर। एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रह गए ना हमारे। हम्म। सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए सर, लेकिन अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारी ये रहे, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी। 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 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये दोनों रह गए, तो ये दोनों डायरेक्ट लिख देते हैं, इनको तो बस हमने लिखना है, वैल्यू लिखनी है इनकी, तो यहाँ पे हम हम्म। वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, जल्दी से सर कंप्लीट करते हैं इसको। एडमिन एक्सपेंसेस
एडमिन एक्सपेंसेस सर हमारे पास कितने हैं 71,400। और सर फाइनली जो है एक यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं। ठीक है सर। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा? 32,300। 32,300। अब इन सबको ऐड करते हैं जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इन सबको ऐड कर दें, यानी कि सर ये सब, ये पूरा चंक, ये पूरा चंक और इसके बाद वाली एक वैल्यू, पहले इन सबको ऐड करें। 12,000 प्लस 4,900 प्लस 6,000 प्लस 2,300 प्लस 17,100 प्लस 3,100 प्लस 71,400। सर आगे वाला आगे क्या था? बोलो। जी। आगे वाला था 32,300। तो ये आना चाहिए आपके पास 148, 49 समथिंग, 149,100 कुछ ऐसे ही आना चाहिए। जी। 149,100 आ रहा है। जी। जबरदस्त। अब हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे 149,100। अब क्या करेंगे हम? अपने ग्रॉस प्रॉफिट में पहले तो अदर इनकम ऐड कर देंगे। अपने ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड कर देंगे और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सर माइनस कर देंगे। तो 193,700 प्लस 3,800, 193,700 प्लस 3,800 माइनस 149,100। मुझे पता है इसका क्या आंसर आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 48,400। 48,400। जी। और इस तरह हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बेड डेट भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 48,400 आ गया। अब मैं आपको बेड डेट भी एक बार रिवाइज करवाता हूँ। बेसिकली देखो बेड डेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेड डेट होता है आपकी इररिकवरेबल डेट। यहाँ पे हम लिखते हैं सही। ये सर आवाज कट रही है। डेट होती है, यानी कि ये वो डेट है जिसका मुझे पता है ये गई। क्लियर है यार? जी। 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 हमारी वो जी डेट है सर जो आपको कि आ रही है? इररिकवरेबल है। इररिकवरेबल का मतलब है कि यार ये एक्सपेंस आउट मुझे करनी है, ये गई। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो बेड डेट का मैं ये सही कह रहा हूँ कि सही। बेड डेट हमारा वो एक्सपेंस है बेसिकली जिसका मुझे पता है यार ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल से गए, अब ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे। दीज आर माई इररिकवरेबल डेट्स। ये वो डेट्स हैं इररिकवरेबल जो अब मुझे वापस नहीं मिलेंगी। तो मैं हम्म। माइनस कर देता। लेकिन एक चीज आपको समझने की ये है कि भाई ये क्वेश्चन है ना, अब क्वेश्चन में वो हमेशा अगर आपको बेडेड देगा ना वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देगा। अगर तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा है इसका मतलब बेडेड अभी तक माइनस नहीं हुआ ट्रेड रिसीवेबल में से। अगर वो आपको सही ट्रायल बैलेंस में दे देता है इसका मतलब वो ऑलरेडी माइनस करके आपके पास ट्रेड रिसीवेबल की फाइनल वैल्यू आई है। अगर इसमें देता है, इसमें ये जो चंक है ना इसमें देता है, अगर वो एडिशनल इन्फो यहाँ पे तो उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, अब यहाँ पे उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है इसका मतलब उसने माइनस नहीं किया सर। तो मैं क्या करूंगा 63,100 माइनस 3,100 मैं ये दोनों माइनस कर दूंगा। ठीक है, 63,100 माइनस 3,100
जिसके बाद मैं उस पर 5% प्रोविजन लगा दूंगा। क्या करूंगा मैं, यहां पे मैं फिर से आपके सामने लिख देता हूँ 63,100 माइनस 2,500। कितना आंसर आ रहा था? -2500, 60,600। 60,600, ठीक है। ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल थे जिसमें से मैंने 2500 के बैड डेट माइनस कर दिए। अब इस पे आप लगा ले जरा, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है? 5% था ना? 5%, 5%, बिल्कुल। ये नया मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, तो 5% में लगा दूंगा। 5% लगाएं, क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 3000 आएगा। 3030। चलो 3030, 3030, ठीक है। ये मेरे पास आ गया नया न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि मेरे ट्रेड रिसीवेबल कितने थे? 63,100, लेकिन सर उसमें से बेड डेट मैंने माइनस कर दिया 2500 का, तो मेरे पास बच गए ट्रेड रिसीवेबल 60,600। फिर उन 60,600 पे मैंने 5% अप्लाई किया, तो मेरा न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया 3030। और लेट से सर मेरा ओल्ड प्रोविजन जो मुझे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इक्वल्स टू 3000। So my final answer is going to be increase in provision, increase in provision is equals to 3030 minus 3000 is equals to 30। 30 से मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं इसको एक्सपेंसेस में लिख दूंगा। क्लियर है बेटा? सही। समझ आ गया? अब याद हो जाएगा। जी जी। अब एक काम करें, जल्दी से इसको कॉपी कर लें।